नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। मैं यशवंत गौरव पुनः अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि उसे क्वालिफाई कर पाना, उसे क्रैक कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो उसमें भी सरकार ने कुछ फैसले ऐसे ले लिए हैं जिसमें आपको और भी कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स मिक्स मर्जिंग और क्लोज्ड। अगर क्लोज हो गया तो वैकेंसीज और कम हो जाएंगी। जो वहाँ छात्र हैं बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, जिनके नाम के आगे टीचर लगने वाला है, सोचिए वो अगर बढ़िया तैयारी किए हैं वो आपसे कंप्लीट करने आ जाएंगे, फिर आपका क्या होगा। टीचर नाम ही है, टीचर प्रशिक्षित इंसान जब आपसे टक्कर लेगा फिर क्या ही होगा। वो भी उब कर वहां से पीईटी में आ रहे हैं, पीईटी में आ रहे हैं तो आगे भी आपकी वैकेंसी में भी देखने को मिलेंगे। वैकेंसी में जहां एक पर 2-4 की बात होती थी, अब 10 की बात होगी, लाखों की बात होगी। ऐसे जाएगा ना, रेशियो बढ़ता ही जाएगा कंपटीशन का। तो सरकार के इस फैसले को का भाई विरोध करता हूं, सीधा सीधा विरोध करता हूं। इसलिए करता हूं कि यार आप प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं जो कि लगभग 3 से 5 किलोमीटर के रेंज में होते हैं। अगर वहां का बच्चा उसके 3 किलोमीटर बाद से आ रहा है तो उसकी दूरी तो 5 से 6 किलोमीटर हो गई, पैदल कैसे आएगा। गरीब है इसलिए तो आ रहा है। और हाँ, विद्यालय की जो देख रेख है उसमें थोड़ा सख्ती बरती जाए। टीचर्स जो काम नहीं कर रहे हैं उनको काम करवाया जाए। यार प्रशिक्षित टीचर आपके पास जा रहे हैं, इतने बेहतरीन पढ़े हुए, सभी एग्जाम्स को क्रैक करके जा रहे हैं, तो सोचिए उनके पास एलिजिबिलिटी ज़्यादा है, योग्यता ज़्यादा है, या फिर जो प्राइवेट में है उनका जो सफल होके जा रहे हैं उनके पास एबिलिटी ज़्यादा है, तो उनको रखिए ना। लोग प्राइमरी से ज़्यादा प्राइवेट में पढ़ाना पसंद कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट में आप देखेंगे वहाँ पर इंग्लिश मीडियम लिखवा दिया जाता है, लेकिन टीचर खुद अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं। अगर उनसे एक वर्ड भी, एक सेंटेंस भी बोल दिया जाए सामने तो वो सुन लेंगे, समझ लेंगे ये सही है, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। तो आपके बच्चे को क्या सिखाएंगे यार, नहीं सिखा पाएंगे कुछ। लेकिन आप लोग दिखावे के चक्कर में बस वहीं जा ही रहे हैं। तो दिखावा ना देखिए, प्राइमरी की ओर बढ़िए और प्राइमरी और भी खोलिए। प्राइमरी में सुधार कीजिए, कार्य थोड़ा ज्यादा लीजिए। जो टीचर्स पहले के हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो शिथिल हो चुके हैं, उनको कुछ और कार्य देकर, अन्य जो कार्य हैं उनको देकर बाकी टीचर्स को पढ़ाने में लगाइए। फिर देखिए प्राइमरी का क्या हाल होता है। प्राइमरी के बच्चे टॉप करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन क्या ही कहा जाए। सरकार को राय कौन देता है ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी राय कौन देता है कि मिक्स मर्ज किया जाए। दारू के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं, बताइए, ठेके बढ़ाने से काम चलेगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा है, आप शिक्षा खत्म कर रहे हैं, दुर्व्यवहार शुरू करवा रहे हैं। तो चलिए, हाँ, ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूँ, बोर्ड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों, इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों पर वो भार बढ़ेगा। जो टीचर्स वैकेंसी की तैयारी करते हताश होंगे वो आपके पास आएंगे, आपसे कंप्लीट करेंगे, आपका भार बढ़ेगा। इसलिए जो पीईटी कर रहे हैं कहें कि भाई हमसे क्या है, हम तो वनडे एग्जाम्स के लिए हैं, बहुत प्रभाव पड़ेगा, सोच लीजिए। इसलिए साथ दीजिए, आप स्टूडेंट हैं, आप साथ देंगे तो स्टूडेंट क्या नहीं कर सकते, आप जानते हैं। चलिए, तो देर ना करते हुए शुरू की जाए आज की क्लास को। आज की बेहतरीन क्लास बेहतरीन प्रश्नों के साथ शुरू किया जाता है। तो आइए देखिए आज की क्लास में क्या क्या है भाई। मैंने आपको बताया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी, ये 3 टॉपिक्स लेकर मैं इस समय चल रहा हूँ। बाकी बायोलॉजी तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों का इतना तैयार करवा दूंगा कि आप लोग पलक झपकते ही प्रश्न को स्वाहा कर देंगे। तो आइए, धुआं कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या बात है। ये प्रश्न तो जियोग्राफी का लग रहा है, एक ही में बना दिए क्या सब, सारे प्रश्न एक ही में बन गए क्या उत्तर प्रदेश। ये मेरा प्रश्न तो नहीं है, देखता हूँ कहीं एक साथ प्रश्न नहीं बन गए। हाँ, लग तो रहा है बन गए। हाँ,
नगर पालिका साधारण, हाँ यहाँ से देखिए ये प्रश्न है अपने, ये प्रश्न अपने हैं। लग रहा है पीडीएफ एक ही में बन गया है, मिक्स बन गया है। जैसे विद्यालय मिक्स मर्ज की बात कर रहे हैं वैसे क्वेश्चन भी मिक्स मर्ज हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के लिए प्रश्न तैयार है, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और अपने अपने परफॉर्मेंस को चेक कीजिए कि आप कितना बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, कितने स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, कितनी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देखिए प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। प्रश्न आसान है लेकिन आपके पेपर के लेवल के हैं, एकदम हूबहू प्रश्न छप सकते हैं, इतना समझ लीजिएगा। आइए शुरू कीजिए। भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है? नगर पालिका में जो पानी आता है टंकी पे, नगर पालिका में जो पानी आता है मेरे दोस्त मेरे भाई, वो पाइप द्वारा आता है। कहां से आता है? टंकी से आता है। किससे आता है? टंकी से आता है ना। अब ये जो टंकी है, टंकी का पानी साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए जो इसमें जीवाणु या कीटाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, कीटाणुओं को नष्ट किया जाएगा तभी तो शुद्ध होगा पानी। पानी को कैसे करना है? शुद्ध करना है साधारणतः उसका जल का उपचार करने के लिए, तो उसमें अशुद्ध हो जाता है। तो इसको शुद्ध करने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन का इस्तेमाल साधारणतया किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड दिया है ऑप्शन में। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है सोडियम क्लोराइड। एक मिनट, ऑप्शन में दिया क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहते हैं NaCl को। किसे कहते हैं? NaCl तो है इसमें, लेकिन NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो इसे साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक डालकर पानी को शुद्ध थोड़ी कर पाएंगे, वो तो खारा हो जाएगा। साधारण नमक डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? खारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये साधारण नमक है, पानी क्या हो जाएगा? खारा हो जाएगा, यानी कि और अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, इसमें तो क्लोरीन है ही नहीं। सोडियम कार्बोनेट है, इसे कहा जाता है धोने का सोडा। इसे क्या कहा जाता है? धोने का सोडा कहा जाता है। अब बताइए, धोने सर्फ से पानी शुद्ध करेंगे आप? नहीं हो पाएगा सर। पोटेशियम परमैंगनेट, इसे कहते हैं KMnO4। क्या कहते हैं इसे? KMnO4 कहते हैं। KMnO4 कहते हैं। इसे ही लाल दवा कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। तो ये साधारणतया नहीं, ये जो अपना निजी होता है, निजी टंकी होती है, उसके पानी को साफ करने के लिए लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को का प्रयोग किया जाता है, जो स्वयं की टंकी होती है। तो साधारणतया जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्लोरीन का किया जाता है। नगर पालिका का जो जल होता है उसे शुद्ध किया जाता है। तो आप लोग देखते हैं उस पानी से नहाते हैं तो क्लोरीन का पानी, इसीलिए इलाहाबाद में जानते हैं ना आप लोग, इलाहाबाद में लोग जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? बाल वाल झड़ने लगते हैं, तो क्लोरीन की अधिकता के कारण, पानी में क्लोरीन की अधिकता के कारण क्या होता है? आपके बाल वाल झड़ने लगते हैं। तो ये क्लोरीन से ही शुद्ध किया जाता है, उसको साफ किया जाता है उनके, क्योंकि क्लोरीन क्या है? कीटाणुनाशक होता है। क्लोरीन क्या है? कीटाणुनाशक होता है, जो कीटों को नष्ट कर देता है जो पानी में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया आपका? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो अगर तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके, और लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि जानते हैं क्लासेस तोड़ता निःशुल्क है आप लोग के लिए। चलिए आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। वैसे तो प्रश्न नंबर संख्या 12 दिख रहा है, लेकिन प्रश्न नंबर दूसरा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑक्सीजन, जानते हैं आवर्त सारणी में जो मिल जाएगा वो तत्व हो जाएगा, सिर्फ सीधी बात है। ऑक्सीजन O2 ये तो है भाई, ये तो एक तत्व है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, भैंस नहीं गैस, भैंस नहीं करिएगा, गैस करिएगा। ठीक है, चलिए क्लोरीन अभी बता के आ रहा हूँ, क्लोरीन भी है। ठीक है, क्लोरीन गैस भी है, Cl2 कह रही है इसे। सिलिकॉन कहिए, SI भी है। ठीक है, सिलिकॉन भी है, ये भी एक तत्व है। संगमरमर, संगमरमर एक प्रकार का रूपांतरित शैल है यार। संगमरमर एक प्रकार का रूपांतरित या कायांतरित, इसी को कहते हैं रूपांतरित चट्टान या शैल कहिए इसे। चट्टान होता है, चट्टान होता है। ठीक है,
तो ये तो हो गया पत्थर। बताइए पत्थर तत्व में थोड़ी आएगा, पत्थर तत्व में थोड़ी आएगा। इसे ग्रेनाइट भी कह सकते हो आप लोग। ग्रेनाइट भी इसी तरह से बनता है, रूपांतरित शैल से ही बनता है, रूपांतरित चट्टानों से ही बनता है। तो संगमरमर नहीं हो सकता, संगमरमर तत्व तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता। ये तो हो गया वैसे बंटाधार हो गया इसका। बचा क्या? बचा आपका संगमरमर, और यही इसका राइट आंसर हो गया। उसने पूछा तत्व नहीं है, तत्व नहीं है। तत्व जो होते हैं उन्हें आवर्त सारणी में रखा गया है, और संगमरमर आवर्त सारणी में आपको नहीं मिलने वाला है। संगमरमर आवर्त सारणी में आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये संगमरमर हो गया। संगमरमर एक प्रकार का पत्थर होता है जो रूपांतरित शैल से बनता है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, चलें आगे बढ़ रहे हैं। आसान सा प्रश्न है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? जुड़वा खनिज का मतलब जानते हैं आप लोग? ज्यादातर जब खदानों से खुदाई करके इनको निकाला जाता है जमीन से, तो ये दोनों के दोनों एक साथ मिलते हैं। तो इसमें से कौन है जो एक साथ मिलते हैं, उन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है। ठीक है, तो आइए जुड़वा खनिज को देखते हैं कौन है भाई। क्या सोना चांदी है? अरे भाई, जहां सोना निकलता है वहां चांदी निकले, ये जरूरी थोड़ी है। शीशा जस्ता, क्या ये है? क्या लोहा कोयला है? नहीं, जहां लोहा मिलेगा वहां कोयला मिले ये जरूरी नहीं है। जहां टिन मिले वहां तांबा मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी। सी जो है इसमें शीशा और जस्ता दोनों खोदने समय एक साथ मिलते हैं, एक साथ ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इनको जुड़वा खनिज के रूप में जाना जाता है, ट्विन। ठीक है, ट्विन्स के रूप में जाना जाता है, जुड़वा खनिज के रूप में जाना जाता है। किसे? शीशा और जस्ता को। चलिए आगे चलें। तो कैसे प्रश्न है? बेहतरीन प्रश्न है कि नहीं है? प्रश्नों की जो प्रकृति है वो बताइए। मस्त प्रश्न है कि नहीं है? जबरदस्त है, फाड़ू प्रश्न है ना। तो प्रश्न का आंसर कीजिए। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो ये देखिए, बोरान और ऑक्सीजन तो पहले ही हटा दीजिए। बोरान और ऑक्सीजन पहले हटा दीजिए आप। क्यों हटा देंगे? मैं आपको बता दूं, बोरान और ऑक्सीजन इसलिए हटा दीजिए क्योंकि इनका बड़ा होता है हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों से क्या होता है? बड़ा होता है। इन दोनों से जब बड़ा होता है तो अब ये बताइए इन दोनों में क्या फर्क है? तो ये होता है 1H1 और ये होता है 2H4। ठीक है, 2H4 होता है हीलियम का। लेकिन आप देखेंगे परमाणु सबसे छोटा किसका होता है? तो इसमें जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वो हीलियम से बड़ा हो जाता है। हीलियम से क्या होता है? नाभिक का जो परमाणु होता है इसका, ये बड़ा हो जाता है। इसीलिए सबसे छोटा किसका माना जाएगा? आवर्त सारणी की बात करेंगे तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के दाहिनी जगह पर हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन के दाहिने हीलियम पाया जाता है, और दाहिने साइड जो हीलियम तत्व होते हैं इनका परमाणु छोटा होता है। इनका परमाणु क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए, दो रीजन वैसे मैंने दे दिए, आपको ऐसे समझ लेना चाहिए था। जानते रहिए ये फैक्ट के रूप में, क्योंकि इसको पूछने वाला नहीं है कोई कि क्यों होता है, क्यों नहीं पूछने वाला, बस इतना पूछने वाला, बाकी फैक्ट तो मैंने दे ही दिया है। चलिए, तो हीलियम हो गया सबसे छोटा परमाणु वाला। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल से संबंधित ये भी लग रहा है क्योंकि एक जल सामने दिख रहा है। एक जल नमूना भारी जल यानी कि हैवी वाटर जिसे कहते हैं कहा जाता है, क्योंकि वह एक जल नमूना ऐसा है जिसे भारी जल कहा जाएगा। मतलब जल है, उसका नमूना लिया हमने, वो भारी जल कहा जा रहा है, उसको भारी जल कहा जा रहा है, यानी कि उसको D2O के नाम से जाना जा रहा है। D2O के नाम से जाना जा रहा है। और ये जो D2O है इसको कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है वह बताइए। अम्लों के प्रति प्रतिक्रियाशील होता है, तो अम्लों के प्रति प्रतिक्रियाशील होने से इसका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। पेयजल से भारी होता है। पेयजल से कैसा होता है? भारी होता है। क्या फिर साबुन के साथ लगकर फेन अधिक देता है? फेन का मतलब वो जो फॉग होता है यार, फॉग अधिक देता है। साबुन के साथ मिलकर फॉग अधिक देता है ये। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं को तो हटा दीजिए, एक ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा वाला इसको भी हटा दीजिए, ये भी नहीं सही है भाई, ये भी फेम नहीं देता है। D2O को हम लोग कहते हैं भारी जल। D2O को हम लोग क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। इसे हम लोग मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ इसकी बात करें तो ये जो भारी जल होता है ये हमारा जो पेयजल होता है, पेयजल होता है उससे भारी होता है। पेयजल से
अपेक्षाकृत ये भारी होता है। कैसा होता है? भारी होता है। इसीलिए इसको भारी जल कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो गया? ऑप्शन इसमें से बी वाला सही हो गया। बी वाला ऑप्शन इसमें से सही हो गया, क्योंकि ये पेयजल से कैसा होता है? भारी होता है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। आगे वाले प्रश्न के देखते हैं कैसी प्रकृति है उसकी, क्या है प्रश्न। लीजिए, ये रही, इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम होगी? अब ये तो पीएच स्केल से दे दिया, किसकी हाइड्रोजन सांद्रता सबसे अधिक होगी, उच्चतम होगी? तो इसमें से दिया है pH10, pH4, pH8, pH5, जिसका pH मान जितना अधिक होता है, अब ये लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिस विलयन का pH मान, जिस विलयन का pH मान अधिक होता है, अधिक होता है, उसका हाइड्रोजन सांद्रता, उसकी हाइड्रोजन सांद्रता कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। और जिसका pH मान अधिक कम होता है, जिसका pH क्या होता है? जिसका pH कम होता है उसकी सांद्रता, उसकी हाइड्रोजन सांद्रता क्या होती है? सांद्रता उच्चतम होती है। कैसी होती है? उच्चतम होती है। ये दो पॉइंटेज हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ये फैक्ट है। ये क्या है? ये फैक्ट है। जिसका pH मान जितना अधिक होगा उसकी हाइड्रोजन सांद्रता उतनी ही कम होगी, लेकिन जिसका जितना कम होता है pH मान, उतनी ही उसकी सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है, हाइड्रोजन सांद्रता। तो अब आप बता सकते हैं इसमें से दोनों का। यहाँ पूछ रहा है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है, तो उच्चतम जिसकी सबसे कम है देख लीजिए, सबसे कम 4 है, 4 का हो जाएगा। अगर यही पूछता कि सबसे कम किसकी हो जाएगी, सबसे कम आप लगा देते A के रूप में। किसको लगा देते? A को लगा देते। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से कौन सही हो गया? तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो आप देखिए, एक कम का एक ज्यादा का, दो मिल गए आपको, फैक्ट मिल गए आपको, बढ़िया समझ में आ गया। एकदम आंसर देखते ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका ये जो विकल्प है, ऑप्शन को देखते ही, विकल्प को देखते ही आप धुआं धुआं करके चले आएंगे ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चले अगले प्रश्न पर। ये लीजिए, निम्नलिखित में से किस बैंक, अच्छा ये शुरू हो गया आपका इकोनॉमी का प्रश्न। इकोनॉमी का प्रश्न शुरू हो गया। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट, किस, कौन सा? योनो कैश पॉइंट। योनो कैश पॉइंट, योनो कैश पॉइंट क्या है यार? योनो कैश पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बिना एटीएम के, बिना डेबिट कार्ड के, बिना किसी डेबिट कार्ड के, बिना किसी डेबिट कार्ड के आप कैश निकाल सकते हैं, कैश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके एसबीआई ने। किसने लॉन्च किया है यार? एसबीआई ने। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी जरा बता दीजिएगा। एक बार प्रश्न आया हुआ था तो बता दे रहा हूँ, 2 जून 1806 में। 2 जून 1806 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी एसबीआई की। ये भी जान लीजिए। अच्छी बात है कि नहीं बात है? बताइए, इसके साथ एक प्रश्न और मिल गया आपको। तो ये क्या है, कौन है भाई इसमें से? तो बता दिया। लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में ही एसबीआई है, तो एसबीआई ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया। कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की है। कार्डलेस का मतलब वही तो हो गया, बिना डेबिट कार्ड के ही कैश प्राप्त कर सकते हैं आप। आपके पास एटीएम नहीं है, आप परेशान हो तो ये घबराइए मत, चुटकी बजाइए, एसबीआई के पास जाइए और ये योनो कैश पॉइंट पर जाइए, आपको पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एटीएम लेके घूमने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, वैसे भी एटीएम लेके कोई नहीं घूम रहा था जब से आया है फोन पे।
गूगल पे, पेटीएम और भी ढेर सारे हैं जो पेमेंट करते हैं। एक आया है नेवी पे, वो भी आ गया है। तो मतलब ढेर सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, कैशलेस ऐप हैं जो पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं और मिलता रहता है। तो इसमें भी वही है, इसमें आपको कैश मिल सकता है। हो गया, आगे बढ़े। अक्टूबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, किसके अनुसार, जरा बताइएगा किसके अनुसार थे? तो ये हैं आपके 2021 के अनुसार। तो 2021 के अनुसार कौन थे यार? उर्जित पटेल थे ना? कौन थे? उर्जित पटेल थे, रघुराम राजन थे, या फिर अरविंद सुब्रमण्यम थे? कौन थे भाई? तो इसमें से 2021 के अनुसार आपके थे महाराज जी शक्तिकांत दास जी। कौन थे? शक्तिकांत दास। ठीक है। अब कौन है? अब है आपके संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी, मिस्टर संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, चलिए अब ये जान गए हैं, एक जानकारी और मिल गई है। बाकी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये बता दीजिएगा। आरबीआई की स्थापना दिवस बता दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट कर दीजिएगा। आसान सा प्रश्न। अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार क्रिस्टियाना जॉर्जीवा इनमें से किसकी प्रबंध निदेशक थी? किसकी प्रबंध निदेशक थी भाई? ये आपके इकोनॉमी से ही है, तो इसलिए थी भी पूछ रहा है, यानी कि ये इसने आपका जीके बना दिया। क्या बना दिया? जीके बना दिया। ठीक है, करंट अफेयर से जीके बना दिया इसने। क्या है? तो अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार क्रिस्टियाना जॉर्जीवा जो थी वो इनमें से किस प्रबंधन की निदेशक थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप लोग कहते हैं न्यू का मतलब एन, डेवलपमेंट मतलब डी, एनडीबी, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूबी, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यही आपका राइट आंसर है। यही आपका क्या है? राइट आंसर भाई, यही इसी की ये क्या थी? इसी की ये प्रबंध निदेशक थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। संयुक्त राष्ट्र है ये। संयुक्त राष्ट्र आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन, यूएन। ठीक है, सबका शॉर्ट फॉर्म हो गया। बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए, इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया जा सकता है क्योंकि इससे ज्यादा आएगा नहीं। इससे ज्यादा आता तो जरूर पढ़ाता, इससे ज्यादा अगर आता तो मैं जरूर पढ़ाता यार, इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? लीजिए, सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आरबीआई के तहत। आरबीआई के तहत ही प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। ये पूछ रहा है डीमोनेटाइजेशन, जैसे ही है ना, हाँ जेसन। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन। अब ये जो डीमोनेटाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जो बंदी हुई थी, नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी को पूछ रहा है कि नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, यही पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है तो मेरे दोस्त ये बता दीजिए इनको कि उस समय उर्जित पटेल महाराज जी थे। कौन थे? उर्जित पटेल महाराज जी थे। ये किस नंबर के गवर्नर जनरल थे ये बता दीजिए। गवर्नर जनरल नहीं भाई, गवर्नर थे आरबीआई के। गवर्नर जनरल तो हुआ करते थे जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे। तो ये किस नंबर के गवर्नर हैं? गवर्नर किस नंबर के हैं ये बता दीजिएगा। क्या 23वें नंबर के हैं? क्या 24वें नंबर के हैं? क्या 25वें नंबर के हैं? क्या 26वें नंबर के हैं? इसी में से एक नंबर इनका है। जितने नंबर लिखा 23, 24, 25, 26, इसी में से जो मैंने लिखा है, इसी में से एक नंबर इनका है कि किस नंबर के ये गवर्नर रहे हैं। ठीक है, तो ये बता दीजिएगा। लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर था वो था उर्जित पटेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, जरा आरबीआई का जो प्रतीक है, आरबीआई का जो प्रतीक है उसको बता दीजिएगा। तो आरबीआई का प्रतीक अभी पिछले वाले में बताया था मैंने। पिछले वाले में बताया था कि आरबीआई का प्रतीक क्या है। ऐसे गोला दिखेगा आपको, ऐसे आपको ताड़ के पेड़ दिखेंगे,
दोनों तरफ क्या दिखेंगे, ताड़ के पेड़ दिखेंगे और बीच में आपको बंगाल टाइगर दिखेगा। कौन दिखेगा, बंगाल टाइगर दिखेगा। टाइगर तो बना नहीं सकता, मैं लिख दे रहा हूँ। काम चलाना चाहिए यार, हम लोग चालू चीज है, सच में चालू चीज है। चलिए आइए, इस प्रश्न का आंसर मिल गया आपको, वही बहुत है। आगे चलते हैं। ये रहा, एक अस्थाई धारा, एक प्रतिरोध। अरे धारा को आई लिखते हैं यार, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय महान है। धारा को आई लिखते हैं, धारा को क्या लिखते हैं, आई। एक अस्थाई धारा आई प्रतिरोध आर वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है, किसी उपकरण से प्रवाहित होती है समय में, अच्छा टी समय, ये देखिए टी होना चाहिए यहाँ, समय में नहीं, ये टी समय होना चाहिए। जब सब प्रतीक में है तो यहाँ नंबर थोड़ी देगा। टी समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा है। उत्पादित ऊष्मा यानी कि हीट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यार, हीट पूछ रहा है, एच पूछ रहा है, तो इसका तो फार्मूला ही होता है ना आपके पास, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, इसका तो फार्मूला ही होता है। देखो यही कहीं लिखा होगा, ये लीजिए, मिल गया, ऑप्शन नंबर बी में मिल गया। इसका तो फार्मूला ही होता है यार। अभी तो जल्दी हीट निकलवा के दिखाया था मैं, जल्दी ही हीट का प्रश्न मैंने दिया था आपको, हाँ दिया था, हीट वाला प्रश्न अभी जल्दी हम लोग निकाल के आए थे। ठीक है, तो यही तो उसका फॉर्मूला है। बाकी अब बाकी के बारे में बात ही क्या करना है, छोड़े उसे, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का बताइए, एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है। एक माध्यम के निरपेक्ष, सापेक्ष नहीं पूछ रहा है, निरपेक्ष पूछ रहा है। तो ये अपवर्तनांक बराबर जानते हैं क्या होता है, अभी उस दिन बताया था मैंने, क्योंकि ये पूछा ही था आपसे। अपवर्तनांक बराबर होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर होता है। ये पूछता है, ये पूछा था, पूछता है नहीं, ये पूछा था पिछले वाले प्रैक्टिस में, तो मैंने आपको बताया था कि साइन आई बटे साइन आर होता है। और इसका मतलब एक और भी होता है कि अपवर्तनांक ज्ञात करने का जो वो होता है, ये तो कोण होता है, और जो होता है वो क्या होता है कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ये जो होता है, इसी से इसका क्या निकाला जाता है, इसी से निकाला जाता है अपवर्तनांक। साइन आई बटे साइन आर करिए या फिर ये कर लीजिए, दोनों में से आपको जो करना है आप समझ सकते हैं। दोनों का दोनों सी होता है, ये भी सी होता है, ये किस में होता है, प्रकाश में, ये निर्वात में होता है, इसलिए इसको कुछ नहीं लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। और ये होता है माध्यम में, जिस माध्यम में होगा, अगर वाटर में होगा तो वाटर लिख देंगे, और कुछ माध्यम होगा तो वैसे लिख डब्ल्यू लिख देंगे, तो वो बनता है सी। सी मतलब प्रकाश की चाल दिखाया जाता है, तो ये हो जाता है अपवर्तनांक निकालने का सूत्र। और ये जो निरपेक्ष पूछ रहा है, ये सदैव आपका एक से अधिक होता है, सदैव क्या होता है, एक से अधिक होता है। सापेक्ष होता तो एक से कम भी हो सकता था, लेकिन जब ये निरपेक्ष की बात कर रहा है तो ये सदैव निरपेक्ष की बात कर रहा है, ये नोट कर लीजिए, सदैव एक से अधिक होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, सदैव एक से अधिक होता है। मिल गया कि नहीं, आपको सूत्र भी मिल गया, आपको आंसर भी मिल गया, आपको एक नोट भी मिल गया, नोट पॉइंट भी मिल गया। तो ऐसी ऐसी चीजें मिलती रहेंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, शक्ति की इकाई नहीं है, पावर की इकाई नहीं है, ठीक है, इसमें से बताना है आपको। ये तो आपकी शक्ति की इकाई है, जूल यार, ये तो शक्ति की इकाई है, चलिए ये शक्ति की इकाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शक्ति, अश्वशक्ति, ये तो सीधे सीधे बता रहा है, एचपी, हार्स पावर। अच्छा, एक हार्स पावर बराबर कितने वाट होता है जानते हैं, एक एचपी बराबर होता है लगभग 745.7 वाट के बराबर होता है, लगभग इतने के बराबर होता है। सोच लो आप, सोच लो कि एक हार्स पावर कितने, 745 वाट के बराबर, वाट। अरे वोल्टेज की बात छोड़िए, वोल्टेज से होता है वाट, वाट से बड़ा होता है हार्स पावर। अब सोच लीजिए, इतना भयंकर होता है। कितने हार्स पावर का ट्रैक्टर है आपका, कहते हैं ना ये सब। चलिए, तो वाट भी अभी पता क्या रहा हूँ, ये शक्ति है। बचा क्या फिर,
बचा आपका किलोवाट घंटा। ये ऊर्जा व्यय जो होती है, 1 घंटे में जो ऊर्जा व्यय होती है, उष्मा ऊर्जा जो व्यय होती है, उसकी खपत बताता है किलोवाट घंटा। 1 घंटे में उष्मा ऊर्जा की जो व्यय होती है उसकी खपत को बताता है, ना कि ये शक्ति को बताता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी आपका है ये राइट आंसर, ये खपत को बताता है, ये खपत बताता है ना कि शक्ति को बताता है। तो ये सब शक्ति को बताते हैं और पावर को बताते हैं, पावर बताते हैं, और ये जो है ये खपत को बताता है कि कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितनी पावर इन्वेस्ट हो रही है, कितनी ऊर्जा इन्वेस्ट हो रही है हमारी, वो बताता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक है। विभवांतर बड़े दिन बाद मिला विभवांतर यार, विभवांतर आप कहाँ थे इतने दिनों तक, बताइए। इतने दिनों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, विभवांतर पहली बार मिला है। एक बार और मैंने शायद व्याख्या के समय बताया था कि विभवांतर का जो इकाई होती है, विभवांतर की जो इकाई होती है वोल्टेज होती है। क्या होती है? वोल्टेज होती है। वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं, ये मैंने बताया हुआ था, लेकिन कभी लिखा नहीं मिला था। तो आज लिखा मिला है, तो मैंने तो पहले ही आंसर कर दिया, फिर बताने की क्या जरूरत ही क्या है। बता दिया तो चलो, बता दिया यार, आपको मिल गया आंसर। इसको वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज। विभवांतर को किसमें मापते हैं? वोल्टेज में। ये ए लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या है? एम्पियर। एम्पियर में क्या मापते हैं भाई? धारा मापते हैं। ठीक है, एम ए मीटर एम्पियर और एम वी मीटर वोल्टेज। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने, सब जो 60 लिखा रहे हैं उसको भी जान लीजिए कि क्या कहते हैं उसको। बाद में कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए तो जरूरत पड़ेगी तो भाई देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है यार, सीधी बात, ये तो सीधे ऊष्मा की ही बात करता है, ऊष्मीय ऊर्जा की बात करता है, ऊर्जा की बात करता है। जूल, कैलोरी, ये भी ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा की बात करता है। सीधे ऊष्मीय कहिए या ऊर्जा की बात कहिए, ये भी करता है। अब वाट सेकंड, ये भी तो वही करता है, वाट सेकंड भी तो वही करता है। बचा किलोवाट अभी बता के आ रहा हूँ ना कि ये खपत की बात करता है, खपत बताता है 1 घंटे में कितने खपत होती है। किलोवाट घंटा भी आगे लिख देना चाहिए, तो कंफ्यूज करने की क्या जरूरत थी? बच्चों को कंफ्यूज करके ये लोग प्रश्न गलत करवा देते हैं बच्चों का। वाट घंटा लिख दिए होते, समझ में आ जाता सबको कि ये तो खपत बता रहा है, ऊपर ही बता के आ रहा हूँ अभी। तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा, ए वाला ही इसका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन गया। यही नहीं है, आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। ये मिजोरम कहाँ आ गया भाई? मिजोरम कहाँ आ गया? अच्छा, वही लास्ट प्रश्न था हमारा, यही हमारा लास्ट प्रश्न था। इसमें कुछ प्रश्न आपके आ गए थे जियोग्राफी के, जो कि अभी सर जी आपकी लेंगे क्लास। जानते हैं कि 8 बजे से वो क्लास चलती है आपकी, और ये क्लास तो हमारी आपको मिल ही रही है, आप जानते ही हैं 3:30 बजे से हो जाती है आपके सामने। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने आते हैं और स्मार्ट स्टडी कराते हैं, और आपको भी सोचते हैं कि आप भी स्मार्ट हो जाइए, ताकि दूसरों से जो कंपटीशन है आपका वो आप क्रैक कर सकें, उसे आप बीट कर सकें। ठीक है, तो बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और सफलता अर्जित कीजिए। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, नए कंटेंट के साथ, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जय हिंद।